हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं गाइडर यूट्यूब चैनल। यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा पास करने के लिए अब आपके पास 70 से 75 दिन बचे हैं। यानी पेट की परीक्षा लगभग अक्टूबर माह के मध्य में होने जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी तैयारी को समय से पूरा किया जाए। इस तैयारी को पूरा करने के क्रम में हम आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। आज से हम आपको पेट की संपूर्ण क्लासेस देने चल रहे हैं और वो भी टोटली फ्री ऑफ कास्ट। देखिए, अगर हम सिलेबस को समझें तो टोटल 100 अंकों की परीक्षा है और 100 अंकों में 50 अंक हमारे जीएस के आते हैं, 25 अंक हमारे गणित के आते हैं, लगभग 15 अंक हमारे हिंदी के आते हैं और फिर रीजनिंग के और आपके इंग्लिश के भी 5-5 नंबर करके टोटल 100 नंबरों की ये परीक्षा होती है। यानी अगर हमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस देने वाली चीज है तो 50 नंबर का जीएस है और 25 नंबर की मैथमेटिक्स है। हिंदी में 5 नंबर का ही व्याकरण आता है और 10 नंबर के अनसीन पैसेज आते हैं, जिनको आप बहुत आसानी से कर लोगे अगर हम 10-12 अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आज के वीडियो में शुरू कर रहा हूं मैथमेटिक्स के साथ। मैथमेटिक्स का सिलेबस मैंने ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे ओपन कर रखा है और ये ऑफिशियल सिलेबस कहता है कि मैं प्रारंभिक अंकगणित पूछूंगा 5 नंबर का। और इस सिलेबस के सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको 2 और सेक्शंस मिलेंगे, ग्राफ की व्याख्या और तालिका की व्याख्या, जिनसे 2 ग्राफ और 2 तालिकाएं आएंगी जो 10-10 नंबरों की होंगी। यानी टोटल अगर हम मैथमेटिक्स के पार्ट को देखें तो टोटल 25 नंबर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स के हिस्से से आ रहे होंगे और ये हमारी सफलता को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि मैथ से लोग डरते हैं। मैं आपको एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत ये पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं साथियों तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया है कि ग्राफ और तालिका के नंबर फ्री ऑफ कास्ट लाए जा सकते हैं, बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें एक शर्त है, एक आपको नियम को फॉलो करना होगा। और वो शर्त ये है साथियों कि आपको ग्राफ और तालिका पढ़ने से पहले 4-5 चैप्टर्स का अध्ययन करना होगा। कैसा हो कि अगर जो प्रारंभिक अंकगणित का सिलेबस दे रखा है, अगर आप ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस में ग्राफ और तालिका के पहले प्रारंभिक अंकगणित का ये सिलेबस दे रखा है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप ग्राफ और तालिका को लगाने जा रहे हो तो आप ये सारे जो चैप्टर्स हैं, होल नंबर, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, घात और औसत, इसके अलावा मैं एक और चैप्टर ऐड करता हूं जिसका नाम है लाभ हानि। हो सकता है यहाँ पे ना लिखा हो, और एक और चैप्टर मैं ऐड करूंगा अनुपात समानुपात। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इतने चैप्टर्स मैथमेटिक्स के पढ़ने के बाद अगर आप ग्राफ और तालिका का अध्ययन करेंगे तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका ग्राफ और तालिका इनकरेक्ट नहीं होगा। अगर आप इनको बिना पढ़े ही ग्राफ और तालिका की तरफ जा रहे होंगे तो आपका निश्चित रूप से गलत हो रहा होगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपको बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज नहीं रहता, आप डायरेक्ट तालिका और ग्राफ को पढ़ रहे होते हैं। तो आज मैं आपको 3 चीजें बेसिकली पढ़ाने चल रहा हूं, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी रहेगी। और इसके अलावा आप चाहें तो अपनी टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं गाइडर अतुल, और आप एक शानदार टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पे हम फ्री टेस्ट, पीडीएफ्स और नोट्स वगैरह आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। इवन इन्फॉर्मेशन भी जो क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट होती है उसको भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फ्रीली, फ्री ऑफ कास्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, और शुरू करने में बस इतना ही ध्यान देना है कि आपकी नजर जो होनी चाहिए वो स्क्रीन पर होनी चाहिए। ठीक है, जब संख्याओं की शुरुआत हुई, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि अब हम क्लास में आ चुके हैं, अब हम गंभीर रहेंगे और गंभीर होकर पूरी पढ़ाई को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य नंबर लाना नहीं बल्कि 99 परसेंटाइल लाना रहेगा। हम संख्याओं के बारे में क्या जानते हैं और हम कैसे उसको अपने चित्त में, अपने दिमाग में बैठाते हैं, मैं आज आपको बताता हूं। नंबर्स जो बनाए गए हैं उनको एक नंबर लाइन पर दिखाया गया है, यानी ऐसा बोला गया है कि संख्याएं एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती हैं, जहां पे एक प्रारंभिक बिंदु को शून्य मान लिया गया है और इस बिंदु के दाहिनी तरफ वाली समस्त चीजों को, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको हम पॉजिटिव नंबर्स मान लेते हैं। और अगर इसके हम लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, यानी कि ये आपके नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। अगर हमको थोड़ा सा भी पूर्व ज्ञान है तो हमको ये पता होगा कि 2 1 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा होता है, 4 3 से बड़ा होता है, यानी जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जाते हैं वैसे वैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं।
और जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं वैसे वैसे नंबर छोटे होते जाते हैं। पूर्ण संख्या पर मैं चल रहा हूं। ये एक ऐसा सिंबल बनता है जिसको हम इजीली बना सकते हैं। क्या मैं सही बना रहा हूं? नहीं, मैं बिल्कुल गलत सिंबल बना रहा हूं। ये बिल्कुल गलत सिंबल मैंने बनाया। एक्चुअली में मामला यह है कि अगर ये सिंबल मैं उल्टा ऐसे बना दूं इस साइड में, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? करेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर मैं 4 को कहूं 3 से बड़ा है तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर मैं -4 और -3 में कंपैरिजन करूं तो आप उल्टा सिंबल लगा देना। कहने का मतलब ये होता है कि जिस नंबर पर जितना ज्यादा नेगेटिव यानी ऋणात्मक चीजें होती हैं उतना ही ज्यादा वो कमजोर होता है और उतना ही ज्यादा वो छोटा होता है। अब इसको बहुत अच्छे से आप समझ लेना। लेकिन कुछ चीजें सिंबल्स के बारे में भी आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे अगर आप 4 + 6 कर रहे हो, अगर आप 4 - 6 कर रहे हो, अगर आप -4 + 6 कर रहे हो, और अगर आप -4 और -6 कर रहे हो, तो इनके परिणाम क्या आएंगे? आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूं। कुछ और भी स्लाइड्स में लिख देता हूं। जैसे अगर आप 4 × 6 कर रहे हो, या आप -4 × 6 कर रहे हो, या आप 4 × -6 कर रहे हो, या आप -4 × -6 कर रहे हो। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको इवन 25 नंबर के लिए तैयार कर रहा हूं कि जब आप पेपर में 25 नंबर अटेम्प्ट करोगे देन ये सारा जो मैं पूर्व ज्ञान आपको दे रहा हूं ये बहुत फायदेमंद रहेगा। यानी 25 नंबर की होल तैयारी हम कर रहे हैं। देखिए, जब आप 4 और 6 को जोड़ते हैं देन यू गेट 10। दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। बट जब आप 4 और -6 करते हैं तो जब आपका प्लस और माइनस रहता है तो ये परिणाम एक्चुअली घटता है। जैसे 4 में 6 घटाओगे तो 2 आएगा, और सिंबल वो वाला लगता है जिसके साथ बड़ा नंबर होता है। जैसे -6 के साथ है तो ये बड़ा सिंबल हुआ, यानी माइनस यहां पे आ जाएगा। अगर यही हम -4 + 6 कर रहे हो तो हम देखेंगे कि माइनस प्लस तो यहां भी है, तो चाहे प्लस माइनस रहे चाहे माइनस प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका क्या करना भाई, ये आपने यहाँ पे +2 लिखना है। क्यों? क्योंकि सिंबल हमेशा ही बड़ा वाला रहेगा, और यहां बड़ा सिंबल किसके साथ है भाई? 6 के। मेरी जो क्लास है वो सभी के लिए रहेगी, इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा सिखा देना चाहता हूँ, फिर कभी मौका मिले या ना मिले। जब आप दोनों ही ऋणात्मक संख्याओं को ऐसे -4 और -6 लिखेंगे देन यू विल गेट -10। क्यों? जब दोनों ही चीजें नेगेटिव रहेंगी तो वो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो प्लस होगा, यानी फाइनली उसको आपको जोड़ना रहेगा। और जोड़ने में भी आपको याद रहे कि सिंबल हमेशा क्या लिखा जाएगा? माइनस का ही लिखा जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस 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 होगा। सिंबल वो लगेगा जिसके साथ जो बड़ा रहेगा, और माइनस माइनस में सिंबल माइनस रहता है। नेक्स्ट बात यह है कि जब आप 4 × 6 करते हैं तो 24 आता है। जब आप -4 को गुणा करेंगे भाई 6 के साथ, प्लस और माइनस का गुणा माइनस रहेगा, यानी ये -24 आएगा। प्लस और माइनस का गुणा माइनस रहेगा, ये भी -24 आएगा। -4 और -6 का गुणा हो जाएगा। देखो, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 2 बार अगर माइनस आ गया तो वो प्लस बन जाएगा, यानी कि ये 24 हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, प्लस प्लस तो हमेशा प्लस रहेगा, माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस रहेगा। प्लस माइनस का भी सेम है, कोई अंतर नहीं होता मल्टीप्लाई में, चाहे आप 2 × 3 लिखिए चाहे आप 3 × 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो आप प्लस लिखेंगे नंबर के रिजल्टेंट में। तो ये छोटी बात मैंने आपको बताई। अब ये यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पे दिखाया कि एक्चुअली ये सारा प्रोसेस होता है नंबर्स का, ऐसे नंबर दिखाए जाते हैं, और इसी के आधार पर हम कह पाते हैं कि 10 जो है वो 6 से बड़ा है और -10 जो है वो 6 से छोटा है। यानी माइनस में जितने नंबर्स के पास क्या रहेंगे भाई, ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा माइनस के साथ, वो नंबर एक्चुअली में छोटा रहेगा। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए मेरी जो क्लास होगी एक डिटेल्ड क्लास होगी, यानी इस क्लास के बाद आपको नंबर सिस्टम या फिर पूरी मैथमेटिक्स की क्लास लेने की कहीं से भी आवश्यकता नहीं। अगर आप ले रहे हैं देन वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होगा, या तो फिर आप वहीं से ले, यहां से ले रहे हैं, दोनों जगह से ले रहे हैं, देन वेस्ट ऑफ टाइम यानी डबल ड्यूटी आपको करनी पड़ जाएगी। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं साथियों नंबर सिस्टम की। अब तो नंबर सिस्टम की शुरुआत हो गई है ना, और आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है, जैसे अगर हम देखें कि नंबर्स की शुरुआत कहां से होती है, तो नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है, फिर एक अंकों की संख्या 9 तक होती है। 9 तक क्या है? एक अंक की संख्या। बात सही है भाई? 9 तक क्या है? एक अंक की संख्या है।
9 के आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, जैसे 10 से स्टार्ट किया तो 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या होती, 2 अंकों की संख्या। तो कभी कभी हमसे ये सवाल पूछ लेता है, जैसे छोटा सा नन्हा मुन्ना सा सवाल भी पूछ लेता है, क्या आप बताएं कि पूरे मैथमेटिक्स में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ऐसे आपसे सवाल पूछेगा कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, तो या 6 अंकों की या 7 अंकों की या 3 अंकों की। तो आपको क्या करना है, जैसे आप 10 से 99 तक जाओगे, देखोगे 90 अंक हैं, 1 से 9 तक टोटल 9 अंक हैं। तो एक्चुअली में आपको लिखना होता है, जैसे कभी आपसे पूछ ले कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं संख्याओं के बारे में, n अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप लिखना 9 गुणे 10 की पावर n-1, जितना भी पूछेगा जितने अंकों को उसमें एक घटा देंगे। जैसे इसने हमसे पूछा कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हमने कहा भाई 5 गुणे 10 की पावर 5-1, यानी 5 गुणे 10 की पावर 4 इतनी संख्या होगी। अब 10 धामा 100, धामा 1000, धामा 10,000, 50,000, यानी ये चीज आपको करनी है। कल को उसने अगर 6 अंकों की पूछ लिया तो आप कुछ नहीं करेंगे, 9 गुणे 10 की पावर 6-1 कर देंगे बस। 7 अंकों की बोला तो 9 गुणे 10 की पावर 7-1 कर देंगे बस, यानी 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये जितने भी है ना n अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, अपने मैथमेटिक्स में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि हाँ ये ऐसे काम करता है। फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिफरेंस बता देता हूं कि भाई अंक और संख्या में अंतर क्या होता है और कैसे इनसे सवाल आपके बन सकते हैं। अंक वर्सेस संख्या क्या होता है, तो जैसे अंक जो होते हैं वो आपके बेसिकली 0 to 9 बेसिकली सिलेक्ट किए जाते हैं। 0 to 9 दैट आर डिजिट्स, नॉट नेचुरल डिजिट्स, नॉट होल डिजिट्स, इट इज जस्ट डिजिट्स, यानी केवल अंक होते हैं जो संख्या बनने में मदद करते हैं। संख्या देखो एक एक संख्या भी है, एक अंक भी है, क्योंकि संख्याओं की शुरुआत भी उसी के साथ हो रही होती, लेकिन संख्याएं 9 पर खत्म हो जाएंगी, सॉरी अंक 9 पर खत्म हो जाएंगे, लेकिन संख्याएं अनंत तक चलेंगी। तो कभी कोई पूछे कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो आप नहीं बता सकते, लेकिन टोटल कितने अंक हैं तो आप बता लोगे। टोटल 9 अंक बेसिकली बनाए गए थे, 0 को लास्ट में ऐड किया गया था। तो जैसे 1 भी एक संख्या है और 11 भी एक संख्या, इवन 123 भी एक संख्या, लेकिन अंक में एक ही अंक रहता है। लेकिन संख्या में जैसे एक अंकों की संख्या है तो एक अंक है, 2 अंकों वाली संख्याओं में टोटल 2 अंक रहेंगे, 3 अंकों वाली संख्याओं में टोटल 3 अंक रहेंगे। ऐसे मैंने लिख दिया 4267। तो यहाँ पे 4 अंक हैं और 4 अंकों से बनी ये संख्या है, तो संख्या और अंक में अंतर होता है। अब इस सवाल कैसे बनता मैं बताता हूं। सवाल आपसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 3 अंकों वाली सभी संख्याओं में, ऐसे पूछ लेगा। अभी तो मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे बेसिकली पहले से नहीं लिया है, अभी मन से बना दे रहे। 3 अंकों वाली सभी संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता रहेगी, को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता रहेगी। ये छोटा सा नन्हा सा सवाल आपसे पूछ सकता है कि कितने को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता है, कितने अंक बोला है। और अगर हम ये देखें कि हमारा जो 3 अंकों की संख्याएं होती हैं वो कहां से शुरू होती हैं और कहां पे होती हैं खत्म, तो हम ये देख पा रहे होंगे कि भाई 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती हैं, 100 से शुरू होकर ये जाती हैं आपकी भाई, ये जाती हैं आपकी लगभग 999 तक। यानी 3 अंकों की संख्याएं हम पिछले वाले लॉजिक से निकाल सकते हैं। 3 अंकों की संख्या 9 गुणे 10 की पावर 3-1, यानी 10 दामा 100 9 900, टोटल 900 संख्याएं होती हैं और हर एक संख्या लिखने में 3 अंक लगेंगे। 3 अंकों की संख्या, तो हर एक संख्या को लिखने में 3 अंक लग रहे होंगे, यानी टोटल 2700 अंकों का प्रयोग हो रहा होगा। तो ये नंबर सिस्टम के वो बेसिक्स हैं जो आपको हो सकता है कि प्रॉपर क्लासेस में ना पढ़ाई जाती हो, या नंबर सिस्टम की शुरुआत ऐसी ना होती हो। मुझे तो और भी कुछ बताना था, लेकिन मैंने एंड में इसको स्किप कर दिया है। उसको मैं जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये अपनी बेसिक बातें हैं। कभी 4 अंकों की बोलेगा तो जितनी संख्याएं रहेंगी पहले संख्या निकाल लेंगे और फिर अंक निकाल लेंगे। संख्या कैसे निकालेंगे, पिछले फॉर्मूले से। अंक कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। उतने टोटल अंक यूज हो रहे होंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं हैं उनको लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा, क्या जवाब देंगे। तो यहाँ एक्चुअली क्लासिफिकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक टोटल 1 अंकों की संख्याएं हैं और 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्याएं। 100 ऐसा है जिसमें 3 अंक हैं, यानी टोटल 9 संख्याएं हैं जिनमें 1 अंक है तो 9 अंक हो गए। टोटल 90 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 अंक हैं तो 180 अंक हो गए।
और टोटल ऐसा एक संख्या है जिसमें 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 अंक हो गए, 180, 989 और 3 192। यानी जब आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखते हैं तब आप 192 अंकों का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये तो आपके नंबर सिस्टम की शुरुआत हो गई, और मुझे उम्मीद है कि मैं जो कुछ बता रहा हूं उसको आप बाकायदे समझ रहे होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक्चुअली अब मैं आपको नंबर्स की दुनिया में लेके चलता हूं कि टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं और कैसे हम पूर्ण संख्या तक पहुंचते हैं। देखो, मैं एक चार्ट बना रहा होऊंगा और उसको आपने सिर्फ देखना है। जैसे दुनिया में जब संख्याओं की शुरुआत हुई तो सबसे पहले इस दुनिया में जटिल संख्याएं आती हैं। जटिल संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो आप सोच सके या ना सोच सकें, दोनों तरह की संख्याओं को हम लोग एक्चुअली में जटिल संख्याएं कह रहे होते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही ग्राफ में, एक ही लाइन में सारी की सारी चीजें आ जाएं, है ना। ऐसा होगा तो फिर हम लोग काफी स्पेस बचा के आगे यूज कर रहे होंगे। ये देखो, तो भाई जटिल संख्याएं जब दुनिया में आई तो इसके दो क्लासिफिकेशन हुए। पहला क्लासिफिकेशन बोला गया कि एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है, और एक होती है काल्पनिक संख्या। मैं पूर्ण संख्या तक पहुंच रहा हूं, आप अभी देखना। जब वास्तविक संख्याओं के बारे में बात की गई तो कहा गया कि वास्तविक संख्या एक्चुअली में दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या होती है और एक आपकी होती है अपरिमेय संख्या। फिर आगे बढ़ा गया, बोला गया कि अब क्या किया जाए, तो बोले देखो और आगे अगर आप बढ़ोगे तो परिमेय संख्याओं को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हिस्से? हमने कहा कि एक तो आप इनको बांट सकते हैं पूर्णांकों में बांट सकते हैं, और एक आप इनको भिन्न में बांट सकते हैं। अभी पूर्ण संख्या सिलेबस वाला नहीं आया, हमने कहा फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा अभी और एक स्टेप बाकी है, एक और नीचे जाया जा सकता है। अगर हम पूर्णांकों को बांट रहे हो तो इसको हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। हमने कहा क्या बोल सकते हैं? उन्होंने कहा देखो, एक तो ऐसे पूर्णांक होंगे जो धनात्मक होंगे, हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा एक ऐसे पूर्णांक होंगे जो शून्य होंगे, हमने कहा यह भी ठीक है। फिर उन्होंने कहा कुछ ऐसे पूर्णांक होंगे जो ऋणात्मक होंगे, हमने कहा यह भी ठीक है। हमने कहा अब, उन्होंने कहा बांटने को तो आप अब भी बांट सकते हैं। मैंने कहा कैसे बांट सकते हैं? बोले देखो, जो धनात्मक संख्याएं हैं इनमें भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। इनमें कुछ संख्याएं सम होती हैं, कुछ संख्याएं इनमें विषम होती हैं, कुछ संख्याएं, इसी में से एक और तरीका है इसको बांटने का कि कुछ संख्याएं भाज्य होती हैं, कुछ संख्याएं इन्हीं में से अभाज्य होती हैं। समझ में आया? ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है आपके नंबर सिस्टम का और अबाउट नंबर्स का। ये सारी के सारे जो नंबर्स हैं ये स्क्रीन पर आपके लिख रखे हैं, यही एक्चुअल में सारे नंबर्स हैं जो आपकी गणित को बना रहे होते हैं, और हर एक सवाल को यही बनाते हैं। लगभग नंबर सिस्टम के हर एक क्वेश्चन को यही क्रिएट और रिक्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये टोटल क्लासिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। अभी आप इनके बारे में पढ़ रहे होंगे। सो अगर अब आप कहेंगे सर आपने वो चीज बताई ही नहीं जो हमारे सिलेबस में लिख रखी, सिलेबस में लिख रखा सर पूर्ण संख्या, आप कोई और कहानी बता रहे। मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक समझाता हूं। अगर ये जो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के 3 हिस्से हैं, ये सीटेट वाले पढ़ते हैं, टेट वाले पढ़ते हैं, एसएससी वाले पढ़ते हैं, बैंक वाले पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो अगर आप इन्हीं धनात्मक संख्या, ये जो हम ग्राफ बना रहे, और शून्य संख्या, अगर आप इस पूरे समूह को ले लेते हैं, यही समूह मेरे साथियों आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। और आप इसमें से अगर केवल और केवल, सुन लीजिए, अगर आप इसमें से केवल धनात्मक संख्या का चयन करते हैं, यही आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यही आपकी प्राकृतिक, यानी कि जब आप पूर्ण संख्या पढ़ रहे हैं तो यह कोई एक संख्या नहीं है, आपको सारी संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए। लाइक आपको परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, सम, विषम, भाज्य, भाज्य सबकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्या कोई एक चीज नहीं है, ये मध्य की वस्तु और दो को मिलाने पर बनती है। तो चलिए हम समझते हैं थोड़ा पूर्ण संख्या के बारे में, और भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मैं आगे वाली स्लाइड पर लिख रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना कि परिमेय संख्याओं के किसके हमने 3 हिस्से किए थे, पूर्णांक के, सॉरी, हमने ये जाना कि पूर्णांकों के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। और पूर्णांक किसे कहते हैं तो वो भी हम समझ लेते हैं। पूर्णांक को अगर हम थोड़ा सा तोड़ें, इसको ब्रेक करें, तो हम ये देखेंगे कि इसका संधि करने पर ये आएगा
ऐसा शब्द जो बना हुआ है पूर्ण और अंक से। दीर्घ स्वर संधि हो रही है, अ का आ हो रहा है, यानी पूर्णांक बन गया। यानी अगर हम इसको अपनी भाषा में कहें तो भाई जो अंक पूरा हो, पूरा अंक, भाई पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूरा अंक। यानी हम ये कह पाएंगे, जैसे उदाहरण दे उसको, हमने कहा क्या 3 एक पूर्णांक है, बोले हाँ ये पूरा है। हमने कहा 2 एक पूरा 4 एक पूर्णांक है, बोले ये भी पूरा। हमने कहा 27, बोले ये भी पूरा। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि 3/2 क्या पूर्णांक है, बोले ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा नहीं है, आधा है। फिर है क्या ये भिन्न है, दिस इज फ्रैक्शन। या फिर ये परिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय में तो ये भी आता है, पूर्णांक भी आता है। तो एक्चुअली में पूर्ण संख्या कोई एक टॉपिक नहीं होता, वो एक डिटेल टॉपिक होता है जिनके बारे में हमको पढ़ना होता। फिर भी हम अभी अपना जो फोकस रहेगा वो पूर्ण संख्या पर ही हम लोग ना टारगेट कर रहे होंगे। तो ये ऐसा एग्जाम्पल हो गया। क्या माइनस, जैसे हो गया -14 या -9, क्या ये पूर्णांक होते हैं? हाँ ये पूर्णांक होते हैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। पूरा होना चाहिए बस, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, बस एक शर्त उसकी आपको ध्यान देनी है, और वह है कि पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं चलेगा। सब कुछ पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं चलेगा। ठीक है, तो चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, लेकिन वो बस क्या हो, चाहे वो जीरो हो, जीरो भी चल जाएगा। इसी के एक्चुअली 3 पार्ट्स किए गए थे। उसमें बोला गया कि जो धन वाले हैं उनको धनात्मक पूर्णांक बोला गया, और जो ऋण वाले हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक बोला गया, और जो आपका भाई जीरो था उसको भी इसी में शामिल कर लिया गया। इवन यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ जीरो। तो इसमें ऐसा बोला गया कि भाई एक और ग्राफ हम इसको समझाते हैं नंबर से, कि अगर आप ऐसे नंबर्स लिखें -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ना तो इधर कोई लिमिट है और ना ही इधर कोई लिमिट है, आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। तो इसमें 2 संख्याएं बेसिकली हैं। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर दें, यानी कि अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 इसको ले लें, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। एग्री आर नॉट? और इसी का हम अगर एक और क्लासिफिकेशन कर दें, जो 1 से लेके प्राकृतिक संख्या शुरू होती हैं, अगर हम यहां से कैलकुलेशन करें, ना गलत कर रहे हो, यहीं से एकदम जस्ट बगल से 0 से, तो ये जो ग्रुप अपना बन रहा होगा, येलो कलर वाला जो ग्रुप है, यही अपना कहलाता है पूर्ण संख्या। यानी इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये आपके होल नंबर्स होते हैं। यानी अब अगर हमको पहचान करनी हो तो क्या, मैंने पूछा क्या -4 एक पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे गलत। क्या 4 एक पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे सही। क्या 0 एक पूर्ण संख्या है, सही। क्या -9 एक पूर्ण संख्या है, गलत। क्या 4/2 एक पूर्ण संख्या है, गलत। सॉरी 4/3। पहली बात तो पूरा का पूरा होना है, और दूसरी बात नेगेटिव नहीं होना। पूर्ण संख्या में पॉजिटिव संख्याएं आती हैं। तो ये 2-3 बातें आपको बेसिकली याद करनी पड़ेंगी, ध्यान देनी होंगी, तब आपका काम बन पाएगा। सो आई थिंक, आई होप आपको ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी। अब मैं कुछ सवालों की तरफ चलूंगा, जहां पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होऊंगा, और जो कि आवश्यक है। तो हमने पूर्ण संख्या के बारे में जान लिया, अब इसकी कैलकुलेशन हमें जो कैसे करनी है, इनसे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, या पूर्णांक पूर्ण के और भी क्या लॉजिक्स हैं। देखो इतना ही नहीं है, हमने कहा कि आप जो धनात्मक संख्याएं हैं, अभी अगर आप पिछला ग्राफ देखें, ये अगर आप देखें तो जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको हम सम, विषम, भाज्य, भाज्य इसमें बांट सकते हैं ना। तो अगर हम इसमें इसको बांट सकते हैं, तो फिर क्या पूर्णांक पूर्ण के तो हिस्से हैं ये सम, विषम, भाज्य, भाज्य, तो फिर क्या इससे सवाल नहीं बनेगा? सवाल है कि सवाल क्यों नहीं बनेगा? उसी के अगर ये छोटे पार्ट्स हैं देन सवाल बनेगा। इवन इसके फादर से भी सवाल बन सकता है, चाहे पूर्णांकों से हो, परमेय से हो, क्यों बन सकता? क्योंकि वो एक मध्य की वस्तु है, और एक वो संरचना, एक व्यवस्था का अंग है वो। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आप हमारी जैसे गाइडर की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, लाइक हम हाई क्वालिटी टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हाई क्वालिटी इन द सेंस ये बात है कि भाई हम प्योरली पैटर्न बेस्ड काम करते हैं। पैटर्न बेस्ड मतलब जो न्यू पैटर्न है उस पर हम सेक्शन वाइज क्वेश्चन सेट करते हैं, सेक्शन वाइज, और उसको हम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रदान करते हैं। देखो तैयारी के कई सारे चरण होते हैं, आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बेहतर तैयारी करें। यू कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज 8400 34 0 108। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। जो
आपके कोर्स में 80 प्लस अंक लाने में आपकी मदद कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं भाई सवालों की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, जहां से एक शानदार जानदार क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तो प्रश्नों को मैंने इस तरह सेट किया है कि आप सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला प्रश्न है, और ये ध्यान रखें कि हर प्रश्न को उतनी ही ईमानदारी से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न आपके हैं नहीं, 5-7 चैप्टर हैं, उसके बाद ग्राफ और तालिका है। दोनों चीजें आपको कवर करके 25 नंबर मिलने हैं, तो हम इसमें आलस नहीं दिखा सकते, है ना। चलिए शुरू किया जाए आपकी इस क्लास को, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हैं तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखें कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने के लिए, देखो पहले इसमें 1 से 9 तक पृष्ठ रहे होंगे, फिर 10 से 99 तक पृष्ठ रहे होंगे, और फिर 100 से लेके 366 तक पृष्ठ रहे होंगे। आप सहमत है भाई इस चीज से? बहुत बढ़िया। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया कि 1 से 9 तक टोटल 9 अंक होते हैं, 10 से 99 तक टोटल 90 अंक होते हैं, 90 संख्याएं होती हैं। 100 से 366 को अगर हम काउंट करें तो ये 367 संख्याएं होंगी, क्योंकि 100 को भी गिनना रहेगा। अगर इसको अब हम अपनी भाषा में लिख रहे हों, आई थिंक आपको ये सवाल अब समझ में आ गया होगा कि इसमें कहना क्या चाहता है। तो 9 संख्याओं को लिखने में, 1 अंकों वाली संख्याओं को लिखने में 9 अंक टोटल लग रहे होंगे। अगर 90 संख्याएं हैं तो इनमें 2 अंक लग रहे होंगे, 2 अंकों की संख्याएं, तो टोटल 180 अंक हो जाएंगे। अगर ऐसे ही 3 अंकों वाली संख्याएं हैं 367, तो इनके लिए 3 सते 21, और आपका 3 छंग 18, 2 20, 3 त्रिका 9, और 9 2 11। यानी आप जोड़े इन सबको तो 9 1 10, और 8 1 9, और 1 1 2, ये लगभग आपका 1290 आ जाएगा। अब अगर ऐसा होता कि ऑप्शन में 1290 होता तो हम फट से लगा देते 1290, लेकिन दिक्कत यह है कि 1290 है नहीं। एक्चुअली यही तो गणित को सीखने की कह सकते हैं कि दिलचस्पी है। यहां जो हमने 367 लिखा है, इसमें हम डबलिंग कर रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि ये 100 से लेके 366 तक है, यानी 99 की संख्याएं नहीं लेनी है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथियों कि हम कुछ गलत कर रहे थे। लेकिन अगर यही चीज हमको ऑप्शन में मिल जाती है तो हम फिर ये नहीं सोचते हैं कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है। हम झट से, जैसे मान लो अगर ये पहला ऑप्शन हम दे देते 1290, देन तुरंत हम 1290 लगाते और आगे बढ़ जाते। छोटे सवाल होंगे, आप ये जान लो कि गणित के सवाल आपकी बुद्धि को चेक करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सवाल सिर्फ इसलिए हैं कि आप ये बता सकें कि आप कितना अटेंशन दे पाते हैं। यानी यहाँ 367 नहीं बल्कि 267 संख्याएं होंगी। 100 से 366 में 267 संख्याएं। जब आप 366 में 100 घटाओगे तो आएगा 266, बट 100 को काउंट करोगे तो 267 हो जाएगा। गुणे 3 कर लेंगे, गुणे 3 करेंगे तो 3 सते 21, 3 छंग 18, 2 20, और 3 2 6, और 2 8 हो जाएगा। सो ये 9 9 1 10 तो रहेगा ही रहेगा, और 8 1 9, और 8 1 ये 9 हो जाएगा। सो आपका उत्तर आ जाएगा 990। सवाल छोटा है, आसान है, सरल है, बस हमको ध्यान देना था कि हम गलतियां ना करें। नेक्स्ट देखो कि दूसरा नंबर का सवाल होगा। आई थिंक आपको विजिबल है, मैं कोई बाधा नहीं बन रहा, नहीं ठीक, अभी तो ठीक। ये कहता है कि किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किससे विभाजित होता है? कोई विषम संख्या ले लो, मैंने चलो 13 ले लिया, आप कोई 23 ले सकते हो, 35 ले सकते हो, कोई भी विषम संख्या आपकी जो मर्जी करे वो आप ले लें। इसके पहले की संख्या हो जाएगी 12, और इसके बाद की संख्या हो जाएगी 14। आप कोई भी और नंबर ले सकते हैं, जैसे आपने 33 ले लिया तो 33 के पहले संख्या होती है 32, और उसके बाद में संख्या होती 34। तो आप देखेंगे इनका गुणनफल किसका? 32 का और 34 का। ठीक है, एक वहां ले लिया, एक हमने यहां ले लिया, 12 गुणे 14। तो ये किससे हमेशा बोले
तो क्या 3 से कटती है? देखो 3 से हमेशा नहीं कटेगी। देखो 32 गुणे 34 में 34 3 से नहीं कटेगा, 32 भी नहीं कटेगा। 4 से हमेशा कटेगी ऐसा? देखो यहाँ 32 है, यहाँ 12 है, ऐसा हो सकता है कि आपकी कट रही हो भाई, है ना। चलो 6 से देखो, 6 से जरूरी नहीं है, 6 से तो नहीं कटेगी। 8 से देखो तो 8 से भी कंपलसरी नहीं है कि 8 से कट रही हो। अभी तक हमने देखा कि 4 से कट रही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हम कोई और नंबर लेते, जैसे हमने ले लिया 47, नहीं, मान लो हमने ले लिया, लेंगे ही क्या भाई, कोई नंबर लोगे तो पक्का ना पक्का कोई तो ऐसा नंबर आएगा जो 4 से कट ही जाएगा, मतलब श्योर है भाई, है ना। और केवल 4 से ही नहीं, एक्चुअली वो नंबर आपका 8 से भी कट जाता है। जैसे आप देखो ना 12 गुणे 14 में आपको लगेगा 8 से नहीं कटेगा, लेकिन 12 में 4 होता और 14 में 2 होता है, 4 2 8, यहां भी हो जाएगा। इवन आप 32 तो 8 से कटेगा ही कटेगा। आप चाहे जो नंबर ले लो, यहाँ पे ऑप्शन एक्चुअली गलत है, यहाँ पे बी और डी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। कोई भी नंबर आप ले लो, मैं कहता हूं 67 ले लो, एक नंबर पहले का 66 और बाद वाला 68, तो आप 66 में देखो कितना पाओगे, 2 पाओगे, 2 गुणे 33 होता है। और 68 में फिर आप 2 गुणे कितना पाओगे, 2 गुणे क्यों, 4 गुणे 17 पाओगे, 17 चौक 68, फिर देखो 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 तो रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 8। ऑप्शन यहाँ पे थोड़े से गलत है, मतलब एक ऑप्शन कोई गलत हो सकता है, 4 और 8 दोनों से डिविजिबल रहेंगे। तो कोई एक ऑप्शन अगर पेपर में आएगा तो आप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का क्रम सही है। मैंने इसीलिए आज का जो सेशन लिया शुरुआत में, पहले जो कुछ मैंने आपको 10 से 12 मिनट मैंने समझाया, वो इसीलिए समझाया था कि आप इन सवालों के उत्तर एग्जैक्टली दे पाओ, कोई इसमें आपको परेशानी ना हो, एकदम सटीक जवाब दो आप, है ना। इसलिए मैंने उन सेशंस को भी लिया था। तो अगर आप देखें कि भाई कौन सा उत्तर हो सकता है, तो देखो जितना ज्यादा बड़ा नंबर है और उसके साथ नेगेटिव का सिंबल है, वो नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे सारे सिंबल्स एक तरफ हैं, इसका मतलब देखो पहला ऑप्शन देखो, क्या -100 जीरो से बड़ा होता है? संभव नहीं है, क्योंकि -100 तो छोटा हो गया, तो ये गलत हो गया। क्या -500 जीरो से बड़ा होता है? तो ये तो अपना सिस्टम ही गलत हो गया। तो नेक्स्ट देखो, क्या -500 -100 से बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि जिसके पास ज्यादा माइनस है वो ज्यादा कर्जे में है, मतलब वो छोटा नंबर। दैट मीन्स ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। 100 इज ग्रेटर देन 0, 0 इज ग्रेटर देन -100 एंड -100 इज ग्रेटर देन -500। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चौथा सवाल देखो, ये कहता है कि 1001 गुणे 111 बराबर 1,10,000 प्लस 11 गुणे हम कितना गुणा कर दें कि अपना नंबर आ जाए। वेरी इंटरेस्टिंग, कोई परेशानी नहीं इसमें। देखो इसने कहा कि 1001 और प्लस 100, सॉरी प्लस नहीं है, ये है इंटू 111, है ना, और बराबर हमसे पूछ रहा। हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो 1001 है, क्यों काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1,10,000 या जितना भी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,000 अलग से है। तो हम ऐसा करते हैं, जो 1001 है ना, इसको हम 1000 में तोड़ लेते हैं और इसको +1 कर देते हैं। 1000 + 1 और गुणे 111 कर लिया। इससे क्या फायदा हुआ आप उसको समझो, क्या फायदा हुआ हम बताते हैं। इवन मैं तो ये कहता हूं कि ये जो 111 है ना, इसको भी अगर आपका मन करे, आपकी इच्छा करे, तो आप इसको 100 + 1 में तोड़ लो। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा आंसर आ जाए। अगर हम 1000 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 5 जीरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास 1000 आ जाएगा, फिर हमारे पास 100 आ जाएगा, फिर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये क्या है, 1,00,000 है ना। ये क्या है आपका, हमने क्या किया, 1001 को 1000 और +1 में जोड़ा, और इसको सॉरी ये 11 होगा, और 100 + 11 में, तो ये 11,000 हो गया, और ये 1000 मतलब 1,00,000 हो गया, ये 11,000 हो गया, ये 100 हो गया, और ये 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 1,00,000 और 11,000 को अगर हम जोड़ दें, या आप ऐसा समझ लो कि 1,00,000 और 10,000 को अगर हम जोड़ दें, 10,000 को, तो ये 1,10,000 हो जाएगा, हो जाएगा। यहां से 1,000 और ये 100 और ये 111, ये 1,111 हो जाएगा। यानी यही आपका उत्तर एक्चुअली आने भी वाला था, 1,10,000 1,11,111 आने वाला था, लेकिन फिलहाल हमने इसको चेंज किया। तो हम ये देखते हैं कि हमसे जो बोला गया है 1,10,000, तो सेम वही मैंने लिख दिया। 11 गुणे कितना,
तो 11 गुणे कितना करने पर एक 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 आ जाएगा। सो हम देखेंगे कि x की वैल्यू 1111/11 आ जाएगी, जो कि 101 के अप्रॉक्स आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 1001 को सीधा 111 से मल्टीप्लाई कर दें। आप कहेंगे वो कैसे होगा, तो सवाल को लगाने के 1000 तरीके हैं। जैसे हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 111 इंटू 111 और 111 इंटू 111, सीधा बनेगा 1,11,111। तो इसमें से 1,10,000 निकाल लेंगे, फिर वही बचेगा 1,111, जिसको 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। सो हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप थोड़े से लेवल आपका हो जाएगा, देन आप ये तरीका यूज करोगे सेकंड वाला। जब आप एकदम बेसिक में होगे, जब आप कमजोर रहेंगे मैथमेटिक्स में, लर्निंग की प्रोसेस चल रही होगी, देन आप पहला तरीका यूज करोगे। परफेक्ट है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट देखें कि -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा। जब वही सवाल नंबर होगा आपका, ये थिंक 5वां नंबर होगा। -7 और -3 के बीच कौन कौन है? -6 है, -5 है और -4 है। कोई दिक्कत? आई थिंक यही सारे नंबर्स हैं और तो कोई नंबर्स नहीं है ना। इनको मल्टीप्लाई कर दो, और इसके कैसे मल्टीप्लाई करना हम शुरू में बता चुके हैं कि दो नंबर्स रहेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि 6 पंचे 30 और 30 चौका 120, और इसकी वजह से एक माइनस लगा रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। अब ये थोड़ा आपका डिविजिबिलिटी का इशू रहेगा, बट आई थिंक कि फिर भी मैं ऐसे सवाल आपको दिखा रहा हूं जो आपकी हेल्प करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, जब ये आया था तो बहुत शानदार तरीके से आया था। लाइक इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो बहुत शानदार और नंबर सिस्टम के एक शानदार फॉर्मूले से होगा। अब आपको लगेगा कि दीज आर नॉट रिलेटेड टू पूर्ण संख्या, तो भैया सिलेबस में जो पूर्ण संख्या दे रखा है उसका मतलब ये नहीं कि केवल एक लाइन से सवाल पूछता है, सवाल कहीं से भी कोई भी उठाए जा सकते हैं। तो जैसे ये एक फॉर्मूला होता है, आपको अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं देन वो और अच्छी बात है। फॉर्मूला ये होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी कभी अगर 0 के बराबर हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये फॉर्मूला है, ये एक रूल है आपका ना। और यहाँ पे जो भी सिंबल्स रहेंगे उनके सिंबल्स के साथ आपने लिखना होता है। तो हम चेक करते हैं कि जैसे अगर हम 22 प्लस 144 करें और माइनस 166 करें तो क्या 0 आएगा? तो 144 और 22 166 हो जाएगा, और 166 में अगर हम 166 घटाएंगे देन वी विल गेट 0। सो इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है देन वी कैन से कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। देन इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। और कौन कौन से 3abc? 3a हो जाएगा आपका 22, b हो जाएगा आपका 144 और c हो जाएगा आपका माइनस 166। सिंबल्स आपने नहीं छोड़ने। तो हमको ये बताना है कि नंबर किससे किससे डिविजिबल है। तो ये बताने के लिए आपको आपका दिमाग होना चाहिए खुला। जैसे आप इसको 3 ले लो, 22 को आप 11 गुणे 2 लिख सकते हो और 144 को आप 12 गुणे 12 लिख सकते हो। 12 ब्रह्म 144। अगर ये सब नहीं आता देन आपको अभी भी सीखने की आवश्यकता है, मतलब मैथ्स अभी पढ़ना है आपको। 186 को हम लिख सकते हैं -2 इंटू 2 से काटोगे तो 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6, तो ये 83 गुणे 2 हो जाएगा और माइनस का सिंबल अपने को लगाए रहना। तो अगर हम यहां से अब ध्यान से देखें क्या उत्तर हो सकता है, तो 7 तो कहीं हमको दिखा नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 11 दिखा लेकिन 13 कहीं नहीं दिखा, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। 11 तो दिख रहा है लेकिन 23 नहीं दिख रहा है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। 12 और 83 अगर हम देखें तो ये अपना 12 है और ये अपना 83 है। ये सवाल सेम टू सेम ऐसे लगता है। सो वी कैन से 12 एंड 83 इज द करेक्ट आंसर, और हम लोग ऑप्शन डी को लगा लेंगे। ये एक फॉर्मूला है, ये एक ट्रिक है जिसको आप नोट करके रख लें कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc रहेगा। मैं आपको पावरफुल सवाल भी करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सवाल नंबर आपका 7। सवाल नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मैं आपको भिन्नों के बारे में और दशमलव के बारे में एक डिफरेंट क्लास लेके आऊंगा, वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सो ये कहता है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। 3 विषम, कोई भी आप 3 विषम संख्या ले लो। जैसे आपने 1 3 5 ले लिया, तुरंत प्रयोग किया करो। 1 3 3 5 15,
क्या एक सम संख्या आ रहा है? नहीं, गलत है। एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। जैसे एक संख्या ले लो आप, जैसे 10 ले लिया, एक विषम ले लो 3, और इनका अंतर देखो 7 आ रहा है, तो क्या वो हमेशा एक सम संख्या आती है? गलत हो गया। फिर उसने कहा कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होगा। ये बात सही हो सकती, कैसे? दो विषम संख्या आप ले लो, 1 और 3 ले लो, एक सम संख्या ले लो आप 4 ले लो, तो 3 1 4 4 8 हो गया। ना विश्वास हो तो एक और बार ट्राई कर लो, 3 और 7 दो विषम संख्या ले लो और 12 आप एक सम संख्या ले लो, तो भी आपका 22 आ जाएगा। दैट मीन्स एक सम संख्या होगी, ये बात सही है। लास्ट वाली बात भी गलत है, तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, ये बात गलत है। जैसे आप 3 विषम संख्या ले लो, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, इनको गुणा कर दो तो 3 5 15 हो गया। अच्छा, यहाँ पे योगफल बोला है 1 + 3 + 5, तो 5 3 8 1 9 आ जाएगा। तो क्या सम संख्या है? नहीं, तो 3 बात गलत हो गई, चौथी बात सही हो गई। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे कहता है, क्या कहता भाई? कहता है कि 2 मेज है और 3 कुर्सी है। आप इसको बोल सकते हो 2 मेज और प्लस 3 कुर्सी। जब आप इनको भाई जोड़ते हो तो पता चलता है 2000 रुपए इसकी कीमत है। फिर कहता है कि भाई जब आप 3 मेज को और आप 2 कुर्सी की कीमत जोड़ते हो तो आपको पता चलता है कि यह 2500 रुपए के बराबर। अब देखो यहां एक विधि लगती है और उस विधि का नाम है साथियों विलोपन विधि। उस विधि का क्या नाम है? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि किसी एक चीज को विलुप्त किया जाता है। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए, जैसे दुनिया की हर चीज एक दिन विलुप्त हो जाएगी, वैसे ही आपको यहाँ पे विलुप्त करना रहेगा। तो जरा आप सोचिए कौन सी चीज विलुप्त करें, मेज को या कुर्सी को? सोच लिया? नहीं सोचा? सोचना ही नहीं है। देखो विलुप्त करने का तरीका भी सुन लो कि बहुत स्मार्ट तरीका मैं बताऊं। देखो जो तरीके बताता हूं दे आर गोइंग टू हेल्प इन योर एग्जाम्स। आपके एग्जाम में वो सब आपकी मदद करने जा रहे हैं, तो उनको आप बारीकी से देखो, सीखो और फिर आप देखो कि कैसे एग्जाम आप पास करते। ठीक है, तो जैसे आप एक काम करो, चाहे आप मेज को गायब करना चाहो, चाहे आप कुर्सी को गायब कर, जिसको आपने गायब करना है। जैसे मान लो मुझे मेज को गायब करना है और उसने मुझसे 1 मेज और 5 कुर्सी की कीमत पूछी, तो ये जो नंबर है 3, इसका गुणा यहां कर दो इस पूरी लाइन में, और ये जो नंबर है 2, इसका गुणा इस पूरी लाइन में आप कर दो। सब में 3 का गुणा कर दो, सब में 3 का गुणा कर दो, इसमें सब में 2 का गुणा कर दो, जस्ट अपोजिट वाले से। तो देखोगे कि 3 दूना 6 मेज, 3 दूना 6 मेज, दोनों को घटा दो। घटाने से 6 मेज खत्म हो जाएंगी। 3 त्रिका 9 कुर्सी और यहाँ पे 2 दूना 4 कुर्सी, यानी 9 - 4 कुर्सी। और 9 - 4 कुर्सी का मतलब होगा 2 3 6000 और 2.5 दूना 5000, यानी कि 6000 - 5000। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपकी 5 कुर्सी की कीमत 1000 रुपए होगी। और अगर आप यहां देखें, अभी साइड में देखें आप, अगर 5 कुर्सी की कीमत 1000 होगी, देन एक कुर्सी की कीमत क्या होगी? 1000/5, यानी एक कुर्सी की कीमत आ जाएगी 200। उसने 1 मेज और 5 कुर्सियों की कीमत पूछी है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि पहली वाली जो हमारी लाइन थी, 2 मेज और 3 कुर्सी, यानी 3 × 200, इसकी वैल्यू है आपको, इसकी वैल्यू थी आपकी टोटल 2000। पहली लाइन पढ़िएगा, तो 2 मेज की कीमत हो जाएगी आपकी भाई 2000 में से 600 घटेंगे तो 1400, और 1 मेज की कीमत हो जाएगी भाई आपकी 700 रुपए। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो एक्चुअली में उसने हमसे पूछ रखा। उसने पूछा 1 मेज, तो 1 मेज 700 की है। 5 कुर्सी यानी एक कुर्सी 200 की है, तो 5 कुर्सी 5 × 200 यानी 1000 की। टोटल 1700 रुपए उसको क्या करने पड़ेंगे? खर्चा करना पड़ेगा, है ना। देखिए हमारी स्क्रीन पे वैसे जगह तो पर्याप्त रहती, बट छोटा बड़ा लिखने के चक्कर में कभी कभी जगह कम ज्यादा हो जाती, तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। बाकी इवन जब टाइम आएगा देन हम भी ऐसा स्मार्ट बोर्ड टाइप में कुछ लेंगे। तो अभी तो फिलहाल इसी पे सारा चीजें चलना है ना। और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि हम कैसे लगाते हैं, एक्चुअली में कैसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं, है ना।
कैसे हम एक रिलेशन बनाते हैं, कैसे किसी को आप चाहते तो कुर्सी को भी विलुप्त कर देते, क्या करना पड़ता आपको पता है, ये 3 का गुणा नीचे वाली लाइन में करते और 2 का गुणा ऊपर वाली लाइन में करते, कुर्सी गायब होके मेज की कीमत आती, फिर कुर्सी की कीमत निकालनी पड़ती। तो ये सारी चीजें आप जानते रहो। जैसे आप इस सवाल को देखो, ये सवाल नंबर रहेगा आपका 9। कहता है कि कोई प्राकृतिक संख्या यम के लिए यम m+2 और m+4 हमेशा किससे विभाजित रहेगा। जब आपका ये हमेशा शब्द आ जाए तो आप जान लो कि कुछ नया करना है। और जब उसने कहा कोई प्राकृतिक संख्या, देन यू आर टोटली फ्री, आप फ्री हो कुछ भी मानने के लिए, कुछ भी सपोज करने के लिए आप फ्री हो। तो उसने कहा कोई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो आप चाहो तो यम की वैल्यू 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4, इवन आपकी जो इच्छा करे आप वो ले लो। ले लिया, तो जैसे हमने एक ले लिया, हमारा इक्वेशन है m+2 और m+4, तो हमने ले लिया, एक ले लिया, तो 1 हो गया, 1+2 हो गया और 1+4 हो गया। अब जैसे किसी का मन है सर हम 1 नहीं लेंगे, क्यों लें, हम 3 लेंगे, तो 3 ले लो, 3 ले लो, 3+2 ले लो और 3+4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी का मन 11 है, 11 ले लो। तो 1 into 3 और into 5 यानी 3 5 जा 15। Here you can say 3 into 3 to 5 और ये 7 हो जाएगा, 3 × 5 = 35 और 35 7 जो भी होता हो लगभग 175 आता है। ये 3 × 5 = 15 7 सॉरी 105 आएगा, 15 था मुझे लगा 35। तो आप देखोगे नंबर 7 से कटेगा, कतई नहीं कटेगा, क्योंकि 15 कभी भी 7 से कट नहीं सकता। 2 से कटेगा, ये नंबर कभी भी 2 से नहीं कटेगा। क्या 5 से हमेशा कटेगा, ये तो सोचने वाली बात होगी कि क्या 5 से हमेशा कटेगा। हमने 1 लिया, 3 लिया, तब तो कट रहा था, लेकिन अगर हम सम संख्या ले लें, जैसे अगर हमने 2 ले लिया, मान लो अगर हमने इस 3 की बजाय 2 ले लिया साथियों, मान लो हमारा मन किया 2 ले लें, तब नहीं कटेगा, ये दिक्कत है इसमें। 2 ले लो, 2 + 2 कर दो और फिर 2 + 4 कर दो, m+2 m+4, 2 2 दूना 4 और 4 2 थे, तो 6 दूना 12 छंग 72 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये 5 से नहीं कटेगा। तो जब लो तो एक सम संख्या लो, एक विषम संख्या लो, ताकि कोई डाउट ना रह जाए। यानी ये नंबर किससे कटेगा, 3 से। सारे नंबर, वो चाहे 15 हो चाहे वो 72 हो, सारे के सारे नंबर 3 से कट रहे होंगे। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10 से भाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं। सॉरी 8 से। देखो वैसे तो डिविजिबिलिटी का रूल आपको आना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बस उसने पूर्ण संख्या पूछा है तो बस उतना ही पूछेगा, तो पूर्ण संख्या में तो कुछ होता ही नहीं है। उसमें तो यही होता कि 0 से लेकर जितनी संख्याएं वो सारी पूर्ण संख्याएं हैं, तो उसमें क्या पूछेगा। तो उसमें जो बनने वाले क्वेश्चन है वो इसी तरह होंगे, डिविजिबिलिटी के, इकाई अंक के, रिमाइंडर थ्योरम के, नॉर्मल समीकरणों के। तो वो सवाल आपको ध्यान देना। देखो जैसे इसने कहा कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी हैं। तो 8 से जब हम रूल पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि 8 का रूल ये होता है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि संख्या के अंतिम 3 अंक ऐसे हों जो 8 से कट जाएं, जैसे कोई बहुत बड़ी संख्या है और उसमें केवल 3 अंक आपको काटने पड़े, 3 अंक कट जाएं, बाकी आप बाद में काट लेना, बाकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो वो नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने उठाया 8 से भाज्य होने वाली संख्या 240, जैसे 5240 है तो केवल 3 अंक उठाओ 240। देखो क्या ये 8 से कटेगा, 8 3 24 कट जाएगा, इसका मतलब ये नंबर पूरा कट जाएगा। हमने इसको उठाया, देखा 220 को 8 से डिवाइड किया, नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं, इसका मतलब 5220 नहीं कटेगा। हमने 97,128 उठा और 128 को 8 से डिवाइड करना शुरू किया, 16 8 128 होता, कट गया, इसका मतलब ये भी कटेगा। फिर हमने 124 को उठाया, हमको पता है ये नहीं कटेगा क्योंकि अभी तो 128 8 से कटा हुआ है, 8 तो कम होना चाहिए ना, 120 तो होना चाहिए, ये नहीं कटेगा, मतलब ये भी संख्या नहीं कटेगी। मतलब ऐसे नंबर जिनके लास्ट के 3 अंक, केवल 3 अंक 8 से कट जाए, वो नंबर आपके 8 से कट जाएंगे। और ऐसे नंबर जो 8 से नहीं कटे, लास्ट के 3 अंक, वो 8 से नहीं कटेंगे। सो ये यहां पे हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो अभी इतना जितना मैंने समझाया है, मैं आज के लिए इतना ही काफी समझता हूं कि इतना पर्याप्त रहेगा एक दिन के लिए, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसका बहुत लंबी मैराथन लेके हम खत्म कर लें। अभी ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम पूर्ण संख्या दशमलव खत्म होगा, इसके हमको कम से कम 3 क्लास करनी पड़ेगी।
जिसमें हम पूर्ण संख्या को, दशमलव को और भिन्न को, तीनों को खत्म कर रहे होंगे। उसके बाद फिर जो टॉपिक्स हैं उन पे एक एक दिन लगेगा। तो अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में कितने दिन में खत्म कर दूंगा। नॉर्मल जो सामान्य जो अंक गणित है तो आप देखेंगे तो 3 से 4 दिन में मान लेता हूं, 3 दिन मान लीजिए, मैक्सिमम 3 डेज। परसेंटेज 4 दिन, अंकगणितीय समीकरण 5 दिन, वर्गमूल 6 दिन, घातांक एवं घात 7 दिन और औसत 8 दिन। इसे मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी है कि हम 7 से 8 दिनों में संपूर्ण मैथमेटिक्स को पढ़ रहे होंगे। और इसके बाद में 2 एक्स्ट्रा चैप्टर आपको छोटा सा थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ाऊंगा, अनुपात और लाभ हानि। उसके बाद तालिका और ग्राफ पर चलेंगे, वहां 10-10 नंबर का अपना प्रैक्टिस करेंगे। और हमको पूरा यकीन है, और मुझे यकीन जो होता है वो आप समझ लो कि आप कर लोगे। हमें ये पूरा यकीन है वी विल गेट 25 आउट ऑफ 25 मैथमेटिक्स सेक्शन में। इसके अलावा मैं बता दूं आने वाले दिनों में आपकी जैसे कुछ मैं मैराथन्स लेकर आ रहा हूं जो कि प्राचीन इतिहास की होंगी, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास की कुछ वीडियो आएंगी, फिर आपके इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, साइंस की मैराथन्स आएंगे, नॉट डेली क्लासेस। इनकी मैराथन 5 घंटे 6 घंटे की आने वाली है और ये मैराथन्स आपकी हेल्प करेंगी आपकी परीक्षाओं में आपके नंबर लाने में। ठीक है, so thank you so much, join the telegram and change the process of learning. Thank you so much.